हुँ। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट क्या है? देखिए, उससे पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा-सा रिवाइज़ कराता हूँ कि हमने पिछली क्लास में 2 टाइप के सर्किट पढ़े थे, जिसके अंदर एक में रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता था और दूसरा सर्किट पढ़ा था जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होता था। पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिसमें ये तीनों जुड़े हों। तो तीनों जो जुड़े होंगे, वैसे तो ये पीएचई 2 में भी था रेजोनेंस, तो जब तीनों जुड़े होंगे, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टर भी और कैपेसिटेंस भी, तो रेजोनेंट कंडीशन किसको बोलते हैं? जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंडक्टर पे जो इम्पेंडेंस होती थी जिसको हम इंडक्टेंस बोलते थे, उसी तरह से कैपेसिटर पे जो होती थी उसको कैपेसिटेंस बोलते थे। तो जब जब इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी तो उस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल जो लैंग्वेज है, मतलब जो एग्जाम में आप अगर जरूरत पड़े तो लिखना है, तो वो कुछ इस तरह से है जो आपकी बुक में दी गई है। वो ये है कि हमने अभी तक जैसे वही लिखा है जो मैंने अभी बताया कि किसी भी सर्किट को रेजोनेंट सर्किट कब कहा जाएगा? इफ एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, और उसी फ्रीक्वेंसी का नाम होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस जगह क्या हो रहा होगा कि जो एक्सएल है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं बुक के हिसाब से, और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस मतलब एक्सी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस सर्किट को बोलेंगे रेजोनेंट सर्किट, और उस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो रहा है, उसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं कि इन मैनी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन। हम अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो स्टडी जैसे कि मैंने बताया पीएचई 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ पे भी रेजोनेंस की कंडीशन थी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से, उसी तरह से यहाँ है। तो द स्टडी ऑफ रेजोनेंस इज वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन का कैसा होता है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहें तो यहीं से देख सकते हैं कि जो रेडियो रिसीवर है, तो जब हम जैसे अगर पुराने ज़माने का जो रेडियो या आजकल के ज़माने का भी जो मोबाइल के अंदर एफएम जो रिसीवर होता है, तो उसको जब हम जैसे पुराने ज़माने का रेडियो लेता हूँ मैं, तो उसके अंदर क्या है, जो बटन होता था उसको घुमाते थे धीरे धीरे, तो एक पर्टिकुलर पीक पे जाके, मतलब उस फ्रिक्वेंसी पे जब मैच कर जाता था, जैसे मान लीजिए 92.5 हर्ट्ज की कोई फ्रिक्वेंसी है, तो इसके आसपास का, जिसको हम बोलते हैं 91 मान लीजिए, है ना, या 93 मान लीजिए, तो यहाँ भी इस रेडियो स्टेशन की आवाज़ आती है, 93 पे भी आती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, मतलब कम सुनाई देती है। एक एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी या आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो एग्जैक्ट 92.5 पे पहुंचती है, तो वो उसकी साउंड बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, मेन इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। अब इसके आसपास का जो होगा उसको हम बैंड विथ वगैरह बोलते हैं, वो सब आगे अभी आएगा थोड़ी देर में। तो मेन यहाँ पे यही था कि इसके आसपास की वैल्यूज पे भी हमें क्या है, थोड़ा बहुत रिसीविंग मिलती है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, 92.5 पे। तो इस जगह जब ऐसा हो रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस जगह हमें पता लग गया कि एक्सएल और जो एक्सी है वो इक्वल हो गए होंगे, तब जाके इस फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम साउंड प्रॉपर सुनाई दे रही है। तो वही लिखा है, द एबिलिटी ऑफ रेडियो रिसीवर टू सेलेक्ट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड बाई अ स्टेशन। जैसे कोई भी रेडियो स्टेशन है, उसने कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ी हुई है, तो रेडियो रिसीवर जो होगा वो, उसकी एक ऐसी एबिलिटी जो उस फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट कर सके, जिससे आराम से ऑप्ट करे और फिर उसको प्रॉपरली सुनाए। तो ये जो चीज़ हो रही है वो प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस पे हो रही है। तो ये इसका एक यूज़ लिखा हुआ है कि रेजोनेंस का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो सबसे अच्छा यूज़ ये फॉर एग्जांपल वाला है कि रेडियो रिसीवर या स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती है, वो किस तरह से रेडियो रिसीवर उसको ढूंढता है और एक पीक वैल्यू पे चलता है। तो जो हम बटन ऐसे घुमाते हैं उसके अंदर, वो एक्चुअल में कैपेसिटर और इंडक्टर की देखता है कि कहाँ पे ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि मैं क्लास में डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो आते नहीं है इस वजह से, अदरवाइज जब हम डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ आता है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये एक्सएल कब एक्सी के इक्वल हो रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो सब हम लोग सिर्फ यहाँ न्यूमेरिकल के पर्पज से फॉर्मूला वगैरह सीखने वाले हैं केवल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में हमें जैसे दो तरह से जोड़े जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ जोड़ेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस भी, इंडक्टर भी और कैपेसिटेंस भी। लेकिन उनको जोड़ने के भी तो अलग अलग तरीके हैं, हो सकता है उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया हो या पैरेलल में। तो ये पहली लाइन यही लिखी हुई है
कि वी विल स्टडी द इसेंशियल फीचर्स ऑफ सीरीज में जुड़ेंगे उनका भी और पैरेलल में जुड़ेंगे उनका भी। तो अब ये वाली चीज़ वही रिपीट हो रही है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि इन अ सीरीज यानी कि LCR सर्किट या RLC सर्किट के अंदर करंट जो है वो लैग करता है किससे, जो भी रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में होता है, और वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है, आगे चलता है। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं कि इंडक्टर कैसे अहेड होता है और कैपेसिटेंस के बीच में पीछे होता है वोल्टेज और उसका। तो इसकी वजह से क्या है कि कभी ना कभी कभी इसकी एक्सएल की वैल्यू नॉर्मली क्या है एक्सी से क्या होगी, बड़ी होगी, और कभी क्या होगा कि एक्सी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी होगी। तो इन दोनों के नाम भी पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी है तो उस टाइम पे उसको क्या कहा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ इंडक्टर बड़ा है तो हम कहेंगे कि जो पूरा सर्किट है वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, इंडक्टिव है। और अगर एक्सी की वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटर वाली चीज़ बड़ी है, तो हम कहेंगे कि वो जो सर्किट है वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, कैपेसिटेटिव है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तब क्या कहेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस। पिछली क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था कि इम्पेडेंस का जो फॉर्मूला है वो Z इज इक्वल टू क्या क्या होता था, R, अगर आपका R और L है सर्किट में, इंडक्टर है, तो मैंने आपको सिखाया था कि प्लस का ओमेगा L लिखते थे। और क्योंकि इग्नू की बुक में लिख रहे हैं तो हम लोग J कैप भी लगाते थे, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। फिर इम्पेडेंस मैंने बताया था कि अगर आपके पास R और C सर्किट हो तो माइनस का 1 अपॉन, या ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन J नीचे लिख दीजिए, और फिर ये ओमेगा C 1 अपॉन J ओमेगा C। अगर J को आप ऊपर लिख रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए R माइनस का J, क्योंकि ये बताया था मैंने पिछली क्लास में वैसे अच्छे से कि जो इसका कैपेसिटेंस यहाँ निकल के आता था वो नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर है, तो हम उसको क्या लिखते थे, J ओमेगा C। क्योंकि ये नीचे की ओर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का J साइन लगा दिया, और ये ओमेगा C। या तो आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन J करके, अगर आपने J ऊपर लिखना है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। अब हम आज पढ़ रहे हैं कि जब ये तीनों कनेक्टेड हों तो एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटेंस होगा, तो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो Z का फॉर्मूला क्या बनेगा, R के हिसाब से R, L के हिसाब से क्या बनेगा, प्लस का J ओमेगा L, और कैपेसिटेंस के हिसाब से क्या बनेगा, मान लीजिए मैं J को ऊपर रखना चाहता हूँ तो माइनस का J अपॉन ओमेगा C। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है वो कुछ यही लिखी गई है जो मैंने आपको यहाँ साइड में समझाई है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब, और हमें ऊपर से पता है कि XL की वैल्यू होती थी ओमेगा L और XC की वैल्यू होती थी ओमेगा C। तो इन्हीं की जगह R की जगह R लिखा, ओमेगा L की जगह XL, माइनस का J 1 अपॉन ओमेगा C का मतलब होता था XC। यहाँ से J कॉमन ले लिया तो Z का फॉर्मूला क्या बन गया अब आपके पास, तो Z का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बन चुका है कि R इक्वल टू Z इक्वल टू R प्लस J, और फिर यहाँ पे XL माइनस XC। अब आप देख सकते हैं जो हम ऊपर बात पढ़ रहे थे कि अगर XL की वैल्यू बड़ी है तो ये देखो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा जो इम्पेडेंस होगा या इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। अगर XC बड़ा है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा तो वो कैपेसिटेटिव। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो पूरे सर्किट का जो इम्पेडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, रजिस्टेंस पे, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो चुके होंगे। तो उसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंस। और उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे ये सब हो रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन को पढ़ना है कि वो कब होगा। तो फॉर्मूला क्योंकि ड्राइव करना चाह रहे हैं एक तरह से हम लोग, इसलिए तो ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई दी है कि R L C तीनों जुड़े हैं। तो यहाँ वोल्टेज BR है, यहाँ BL और BC वही पुरानी चीज़ है। तो यहाँ इम्पेडेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Z इज इक्वल टू ये। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें रेजोनेंस की कंडीशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो रेजोनेंस की कंडीशन है क्या कि जब XL किसके बराबर हो जाए, XC के। तो XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L। एक चीज़ और, यहाँ ये तीनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर। तो हम ये जो भी चीज़ अभी ड्राइव कर रहे हैं मैं सिखा रहा हूँ वो सीरीज के अंदर बता रहा हूँ। तो सीरीज के अंदर Z की वैल्यू ये है, सीरीज के अंदर अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये ड्राइव कर रहे हैं। जब पैरेलल का भी आएगा तो कुछ फॉर्मूले मैच करेंगे और कुछ थोड़े से अलग होंगे, वो मैं वहीं बताऊंगा। तो अब जैसे कि रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर ये तीनों सीरीज में हैं, तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला ये है जो कि आप आराम से याद कर सकते हैं क्योंकि ये मिलता जुलता है हमारी प्रीवियस क्लास से। रेजोनेंस कंडीशन अभी जो भी 5 या 10 मिनट हुए क्लास स्टार्ट हुए तो उसमें मैंने बताया, तब से इसी चीज़ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि रेजोनेंस की कंडीशन है क्या, कि जिसमें XL
किसके बराबर हो जाए, XC के। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए जो फॉर्मूला है इनके। फिर ओमेगा का वैल्यू आपको पता ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो ये इक्वल होता है 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओमेगा की जगह 2 पाई, क्योंकि हम एक स्पेशल कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे इन्होंने एफ को एफ नॉट लिख दिया है, क्योंकि ये जो भी डेफिनेशन क्रिएट होने जा रही है वो क्या होगी, एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, इसलिए सिंबल चेंज कर दिया। आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप एफ भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 पाई एफ नॉट एल, फिर इसी तरह से 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ नॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम सिर्फ फ्रिक्वेंसी निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमने यहाँ पे 2 पाई को नीचे भेजा, और एफ नॉट का ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई होकर एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। तो यहाँ से हम एफ नॉट निकालेंगे, तो स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट लगा के सॉल्व करने पे आ रहा है एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन दे देंगे और कहेंगे एल और सी दे दिया, और कहेंगे कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका इम्पेंडेंस कितना होगा। तो इम्पेंडेंस तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है कि z इज इक्वल टू ये वाला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है z इज इक्वल टू आर, फिर प्लस का j ओमेगा एल माइनस का ओमेगा सी। पिछली क्लास में मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि जब कहीं भी आपसे z पूछा जाए तो आप सिर्फ z मत बताइए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के आइए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको प्रीवियस क्लास में कि अंडर रूट के अंदर ये जो r है तो आर स्क्वायर, फिर प्लस j का जो भी कोफिशिएंट है, तो j का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा एल। तो चाहे तो आप ओमेगा एल लिखो या फिर सिंपल एक्सएल लिख दो, फिर माइनस का 1 अपॉन ओमेगा सी, या उसकी जगह मैं लिख देता हूँ एक्स सी का होल स्क्वायर, मतलब जो भी ये वैल्यू होगी उसका यहाँ स्क्वायर कर देंगे। तो आपको ये z इग्नू के हिसाब से भी लिखना है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के देना है। तो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये मिल गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर रेजोनेंट की कंडीशन हो रही है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी अभी कि रेजोनेंट की कंडीशन के अंदर ये दोनों इक्वल होंगे, तो जो आपका Z होगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि एट रेजोनेंस क्या हो रहा होगा सर्किट में, रेजोनेंस ऑब्वियसली क्योंकि XL XR के इक्वल है तो Z इज इक्वल टू सिंपल क्या बचेगा, क्योंकि XL XC से कैंसिल हो जाएगा तो Z इज इक्वल टू R। लेकिन ये कब है, जब आपका सर्किट रेजोनेंस पे है, और रेजोनेंस पे नहीं है तो Z की वैल्यू ये है और उसका मैग्नीट्यूड ये है। और रेजोनेंट पे अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फॉर्मूला हमने ये अच्छे से ड्राइव कर लिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले की बगैर हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। आगे और क्या क्या निकालते थे हम प्रीवियस क्लास में कि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब हो गया। अब निकालते थे Z के बाद में कि फेज एंगल क्या होगा। तो अगर ये तीनों के तीनों सर्किट किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो फेज अगर हमें निकालना है जिसको हम नाम दे सकते हैं फेज एंगल, तो फेज एंगल की क्या वैल्यू होगी, तो क्या होती थी पिछली क्लास में कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने बताया था। और अगर आपके पास सिर्फ इंडक्टर है तो हम लिखते थे ओमेगा एल या एक्सएल, और अपॉन में क्या लिखते थे आर। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो हम लिखते थे 1 अपॉन ओमेगा सी करके और इंटू में आर माइनस साइन के साथ। लेकिन यहाँ तो तीनों चीज़ें हैं तो हम लिखेंगे ओमेगा एल माइनस का 1 अपॉन ओमेगा सी और टोटल के नीचे आर। तो ये आपका काम होगा फेज एंगल का। फेज एंगल की वैल्यू क्या है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू में आर। तो इसकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो जो मैंने अभी बताया वही सब, ये फॉर्मूले को मैंने बुक से लगा दिया है। ये तो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, अच्छा ये जो मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। आप फेज एंगल देख लेते हैं, वो शायद स्क्रीनशॉट मैंने लगाया होगा, ये रहा। तो फेज एंगल जो है टोटल इम्पेडेंस के लिए LCR सर्किट या RLC सर्किट में, तो यही जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इनवर्स है यहाँ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन में आर। अब आगे देखते हैं कि वोल्टेज निकालना है और करंट निकालना है उसी में सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए करंट का जो फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है, ये है वैसे ही। तो I इज इक्वल टू में वी नॉट अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या होता था, जैसे वही ओम्स लॉ में हमेशा कहता हूँ याद करने के लिए, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन में R। अब R क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस, मतलब ये ओम्स लॉ के हिसाब से। तो जब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा,
आई इज इक्वल टू में क्या लिखना चाहिए हमें, वोल्टेज जो भी है वो और अपॉन में पूरे सर्किट की इम्पेडेंस। तो पूरे सर्किट की इम्पेडेंस जेड है और जेड का फॉर्मूला ये है, तो इसलिए आई का फॉर्मूला ये बन गया। मेरे ख्याल से फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल ओम्स लॉ में जैसे करते हैं उसी तरह से मैंने ये आपको बताया। अब आते हैं जैसे कि करंट आपको पता लग गया, करंट की वैल्यू, और अब जैसे निकालनी है बैंडविड्थ, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि, और एक चीज़ ये भी लिख देता हूँ मैं कि रेजोनेंट की कंडीशन है तो सिंपल है कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगी दोनों आपस में, और आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर होकर आर बचेगा और वी नॉट अपॉन आर। तो वो कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का केस है, तो उस केस में हमारा जो करंट होगा वो वी नॉट अपॉन में आर होगा। अब आते हैं कि आरएलसी सर्किट की बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ के ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि सिंपल फॉर्मूले के ऊपर है, मैं बताता हूँ कैसे। ये छोटा सा ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की थी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, कि मान लीजिए ये पीक वैल्यू है, ये 92.5 हर्ट्ज का मैंने कोई भी एक एग्जांपल आपको दिया था कि ये आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है 92.5। तो जो ये गवर्नमेंट के पास होता है कि वो 92.5 के जस्ट नियर बाई, जैसे 91 है, वो किसी और रेडियो स्टेशन को वो फ्रिक्वेंसी नहीं दे सकते। तो कितनी बैंडविड्थ क्या है उसके बीच में कि उसके अलावा वो फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं दूसरे स्टेशन को। तो उसके लिए हम जैसे कि ये मेन फ्रिक्वेंसी हो गई यानी एफ नॉट, और एफ नॉट हमको हमने क्या नाम दिया है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पे एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के आसपास का कौन सी फ्रिक्वेंसी हम किसी और स्टेशन को नहीं दे सकते, उसके बाहर की दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये P1 है और ये P2 है। तो P1 के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू है तो F1 नाम देंगे, ये F नॉट आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, और ये क्या है आपकी F2। तो इन्हीं के ऊपर है कि इसके बीच का जो गैप होगा, तो यानी कि बैंडविड्थ को हम क्या लिख सकते हैं, F2 माइनस F1। तो वही लिखा हुआ है बैंडविड्थ का फॉर्मूला, फिर हम अभी ड्राइव भी करेंगे और भी चीज़ें इसके अंदर। बेसिकली मतलब बैंडविड्थ क्या है कि नेचुरल जो ये फ्रिक्वेंसी है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सॉरी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, उसके आसपास का ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक का, तो F2 माइनस का F1। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। इसके बाद में ये फॉर्मूला ऊपर वाला तो तब यूज करना है जब आपको अपर और लोअर ये वाली फ्रिक्वेंसीज दे रखी हो। अगर क्वेश्चन में वो ना नहीं गिवन है तो यहाँ से यहाँ तक आते कैसे, वो एक ड्राइव करके आते हैं। डेरिवेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया है। तो यहाँ F2 माइनस F1, तो बैंडविड्थ की वैल्यू इसी फंक्शन से ड्राइव करके आती है। अगर आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और इंडक्टर दे रखा हो तो R अपॉन में L 2πL, तो इससे हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब आते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी लिमिट और अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट। तो ये वाली जो है, जैसे ये लोअर बोल दीजिए या अपर, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यू है वो लोअर है, और ये वाली जो है F2, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये FC है और FL, तो दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि ये FL है मतलब लोअर। एक्चुअल में वैसे है क्या, ये FL का मतलब है इंडक्टर की वजह से, कि यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तब ये वाली फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो ये FC इसलिए लिखा गया है। पर क्योंकि ये L फॉर लोअर शायद कंफ्यूज कर सकता है, तो आप सबसे अच्छा है कि इसको F1 F2 के हिसाब से पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उस हिसाब से हमारा F1 F2 के हिसाब से F1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये F0 है और कितनी इधर बैंडविड्थ है, टोटल बैंडविड्थ कितनी है R अपॉन 2πL, तो ये कितना है इसका आधा है, मतलब R अपॉन में 4πL। तो इसलिए F1 की वैल्यू क्या होगी, इस F0 में से हमने ये वाला हिस्से का हाफ माइनस कर दिया, तो F0 माइनस का R अपॉन 4πL। फिर अगर इसी तरह से F2 निकालना है तो क्या होगा उस कंडीशन में, F2 की वैल्यू कि हमने F0 में ऐड कर देंगे कितनी वैल्यू, ये टोटल बैंडविड्थ का हाफ हिस्सा। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी है R अपॉन 2πL, तो उसका आधा कितना होगा 4πL। तो ये F2 की वैल्यू का फॉर्मूला मिल गया कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी प्लस R अपॉन में 4πL। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप आधा घंटा भी देंगे इस चैप्टर को। पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद बस अपनी नोटबुक पे फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए और फिर न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कीजिए। यहीं से फिर अगला फॉर्मूला बनता है इन्हीं की वैल्यूज़ को, जैसे इन्हीं वैल्यूज़ को अगर मैं जैसे मान लीजिए F2 में से F1 को माइनस कर दिया और फिर जो माइनस करने के बाद मतलब डिवाइड किया F0 का, तो आपके पास ये वैल्यू मिल रही है। तो सिंपल सी चीज़ है,
ये तभी यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल में हमें डिमांड होगी उस तरह की। अब आगे नेक्स्ट है डेफिनेशन कि जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो न्यूमेरिकल में सिंपल इतना ही लिखा होगा कि फाइंड द क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, लोअर फ्रिक्वेंसी, अपर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो उन्हीं के हिसाब से अब देखो यहाँ पे Q जो है वो है आपका क्वालिटी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, वैसे तो न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो आपको और क्लियर हो ही जाएगा। ये क्या है आपके पास क्वालिटी फैक्टर। तो Q इज इक्वल टू में एक्स एल अपॉन में आर। अब एक्स एल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ नॉट इंटू में एल और अपॉन में आर। आर क्या है रेजिस्टेंस ऑब्वियसली। तो 1/Q की वैल्यू क्या होगी फिर। तो यहां से आप देख सकते हो इन दोनों का रिलेशन, ये जो है जस्ट इसका रेसिप्रोकल है और ये रेसिप्रोकल किसके बराबर है इसके। तो 1/Q को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि Q इसके बराबर है, इसका रेसिप्रोकल ये है, तो 1/Q विल बी इक्वल टू दिस। फिर F2 माइनस F1 क्या है डेल्टा एफ। ये ए लग रहा है लेकिन मतलब इग्नू की बुक में, लेकिन ये डेल्टा है। फिर डेल्टा एफ अपॉन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सिंपल देखिए क्या लिखेंगे, क्वालिटी फैक्टर निकालना, तो ये तो 1/Q आया है, तो फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो Q इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, एफ नॉट ऊपर यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा एफ क्या है बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ये देखिए F2 माइनस F1, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला था R/2πL। ये सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लिए। अब देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस। मान लीजिए जैसे कि अभी हम जो पढ़ रहे थे उसमें तो वो सारे सीरीज में थे। इंटरेस्टिंगली आपके लिए अच्छा ही है कि ज़्यादातर 90% क्वेश्चन सीरीज के रेजोनेंस के ही पूछे जाते हैं, पैरेलल के कम। लेकिन थोड़ा सा सिलेबस में है तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस के अंदर जो जेड जो एफ नॉट की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, वो कैसे, मतलब सब जरूरी नहीं है निकालना, लेकिन पैरेलल रेजोनेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो मैं बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम रहता है। यहाँ पे भी जो आर सी है, क्योंकि हम पैरेलल रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, तो वो आर एल के बराबर ही होगा। और उस कंडीशन में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट, इसका फॉर्मूला वही होगा जो हमने उधर पढ़ा था, जो कि था 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल सी। मतलब जो सीरीज में था वो ही यहाँ पे है। इसका चलो ये देख लेते हैं कि सर्किट कैसा है, एक बार देखते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है कि नहीं। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है तो मैं बता देता हूँ फिर कि इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास एक इंडक्टर है। इसको हम बोल देंगे आर, इसको एक्स एल इंडक्टर, और ये ऑब्वियसली एक्स सी। और फिर इनको हमने कनेक्ट कर दिया किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से, अल्टरनेटिंग करंट एक तरह से। और ये तो इसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं वैसे तो उतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर हो गया। अब देखते हैं आगे कि और क्या क्या इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो एफ नॉट का फॉर्मूला यही रहता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्वालिटी फैक्टर देख लेते हैं। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे एफ जो है एफ नॉट के बराबर है, ठीक है। इसमें कुछ खास बात है नहीं वैसे, ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसके कमी हैं, और ये फॉर्मूला वही है जो हमने सीरीज़ के अंदर पढ़ा था। इसके बाद क्वालिटी फैक्टर देख लेते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर का यहाँ फॉर्मूला होगा एफ नॉट। ये ध्यान रखना है, यहाँ ये चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो क्वालिटी फैक्टर के केस में जब हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ रहे हैं तो एफ नॉट अपॉन में F2 माइनस F1। तो ओमेगा मतलब वही एफ फ्रिक्वेंसीज हैं तो 2 पाई हर जगह से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो वो ओमेगा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा नॉट ऊपर रहने दिया, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यहाँ क्या होगा 1/RC। ये ऊपर जाएगा तो ओमेगा नॉट इंटू में आर इंटू में सी। ये क्वालिटी फैक्टर है, लेकिन कब, जब आपके पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं ये वाला बैंडविड्थ का फॉर्मूला, तो यहीं से निकल के आता है कि बैंडविड्थ क्या होती है एक्चुअल में, W2 माइनस W1, या कह सकते हैं F2 माइनस F1। तो ये 1/RC, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 लिख रहे हैं, तो ओमेगा की जगह हम क्या लिखते हैं 2 पाई F2, और ओमेगा 1 की जगह 2 पाई F1, 2 पाई कॉमन लेके ये डिवाइड में।
तो पैरेलल के हैं, इनका इतना ध्यान रखना है। अब सीधा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है, ये आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है कि डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो अब इस सर्किट में सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, और अच्छा हमारे लिए ये है कि इन्होंने पहले से ही सर्किट में बता दिया है कि ये तीनों के तीनों सीरीज में हैं। तो कितना इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो चाहे सीरीज में जुड़े हों या पैरेलल में, हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट इक्वल टू में 1/2 पाई और अंडर रूट के अंदर एल सी। अब 1/2 पाई एज इट इज, अंडर रूट के अंदर एल सी। तो एल की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू है 0.5 मिली हेनरी। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे कि गिवन, जैसे पिछली क्लास में मैंने सिखाया था कि R इज इक्वल टू 10 ओम, इंडक्टर जो है वो 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 10 इंटू 10⁻6 फेरड। तो L की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 0.5 इंटू 10⁻³ फिर इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, अगर सॉल्व करें डायरेक्टली तो 10⁻⁵। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एफ नॉट की वैल्यू 2.25 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली कितनी आसानी से आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था इसमें बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और कंडीशन के हिसाब से, तो उनको बस लिखना है और फिर न्यूमेरिकल करना है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द सर्किट सोन बिलो बी, ये फिगर है, डिटरमाइन द इम्पेडेंस एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पूरे सर्किट की इम्पेडेंस बतानी है, 10 हर्ट्ज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और एंड 10 हर्ट्ज बिलो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, एफ नॉट। अब उससे लोअर वाला और मतलब बिलो और अबव वाला दोनों पूछ रहा है, अबव और बिलो वाला। तो देखिए समझते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे हमें इम्पेडेंस बतानी है। ये चीज़ मैंने अभी अभी बताई थी आपको अच्छे से कि एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एक्चुअल में होता क्या है कि एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो एक्सएल है वो किसके बराबर हो जाता है, एक्ससी के। तो वहां पे जो इम्पेडेंस का फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू क्या होता था, याद कीजिए कि आर प्लस जे, फिर ब्रैकेट में क्या था, एक्सएल माइनस का एक्ससी। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो गया, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, आर, और आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। तो बस ये आपका आंसर है। कब, जब रेजोनेंट। तो इन्होंने पूछा भी उसी पे है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे इस पूरे सर्किट का इम्पेडेंस बताइए। तो आपका इम्पेडेंस कितना आ गया, 10 ओम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने कहा है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे ही हमें बताना है 10 हर्ट्ज अबव और 10 हर्ट्ज बिलो। तो कैसे निकालें, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ कि एक्चुअल में जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो क्या है। तो क्या फॉर्मूला है, अभी अभी सीखा था हमने कि 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर एल इंटू सी। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर, अब एल, एल की वैल्यू देखिए क्या है, 10.1 हेनरी। तो ये 0.1 हो गया, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, 10 माइक्रोफेरड, तो -6। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 192 पॉइंट हर्ट्ज, ये आ गया 159.2 हर्ट्ज। अब एक्चुअल में हमें एबव और बिलो पता करना है, यानी कि F1 पता करना है और F2। अगर आपको याद हो जब मैं फॉर्मूले सिखा रहा था तब मैंने ये बताया था आपको, ये देखिए F1, तो एफ नॉट में से R/4πL माइनस कर दो, और F2 का मतलब क्या है कि R/4πL ऐड कर दो। तो बिल्कुल सिंपल वैसा ही फॉर्मूला है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे F1 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है कि एफ नॉट में से, अच्छा एक चीज़ और, एफ नॉट में से कितना नीचे को कह रहा है, 10 हर्ट्ज बिलो और 10 हर्ट्ज अबव। तो ऐसा करते हैं हम 10 हर्ट्ज यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसी तरह से अबव वाला है तो एफ नॉट प्लस 10 हर्ट्ज, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं था कि 10 हर्ट्ज बिलो और अबव भी बात कर रहा है, तो हमने ये माइनस और प्लस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 159.2 माइनस 10, तो इक्वल टू कितना आ गया, 149.2। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से 159.2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 169.2 हर्ट्ज। ये तो हो गई बिलो और अबव की कंडीशन। अब देखते हैं और क्या क्या पूछा गया इसके अंदर।
डिटरमाइन द इम्पेंडेंस। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करते हैं। डिटरमाइन द इम्पेंडेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ये थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम है इन लोगों का, कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं गड़बड़, कि हमें इम्पेडेंस निकालना है एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो वो ये आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये 10 ओम। अब वो कह रहा है कि इम्पेडेंस ही निकालो कहाँ पे, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 10 हर्ट्ज अबव है तब भी इम्पेडेंस बताओ, और जब ये 10 हर्ट्ज बिलो है तब भी, मतलब किससे बिलो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि जब एफ नॉट है तब उस सर्किट की इम्पेडेंस बताओ, जब ये F1 है, F1 का मतलब क्या है, बिलो वाला, तो यहाँ भी इम्पेडेंस बताओ, और जब आपका बिलो अबव वाला है यानी F2 है तब भी इम्पेडेंस बताओ। मतलब तीन तीन कंडीशन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है तब का हमने निकाल दिया है, फिर हमने F1 और F2 फ्रिक्वेंसीज पता कर ली हैं, लेकिन इन फ्रिक्वेंसीज पे इम्पेडेंस बतानी है। एक्चुअल में ये है, थोड़ा इनका इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कभी कभी इनके लेटर छूट जाते हैं। तो इम्पेडेंस एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया, तो इस पे भी निकालो और फिर इस पे भी निकालो, ऐसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखना है, तो ठीक है, F1 के लिए हम सोचते हैं अब। तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी, फिर इक्वल टू में 1/2 पाई एफ सी। अब लेकिन हम पढ़ रहे हैं पहले सपोज F1 वाले पे, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ F1 लिखेंगे तो यहाँ भी ओमेगा 1 लिख देते हैं, और यहाँ C1, ऐसा थोड़ा सा फर्क रहे इसलिए, क्योंकि हम अभी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं F1 पे। तो 1 में ये 2 पाई F1 की वैल्यू कितनी है, 149.2, और इंटू सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 10 माइक्रोफेरड। तो 10 की पावर में -5 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो XC1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 106.6, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी हमारी 149.2 है तो उस जगह कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी, उसका कैपेसिटेंस रिएक्टेंस एक तरह से कह सकते हैं, इम्पेडेंस कितनी है वो ये है। तो इसी तरह से XL1 मतलब एट, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि एट F1 मतलब F1 फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो एट F1 क्या क्या मिल गया हमें, XC1 ये फॉर्मूला। अब इसी तरह से XL का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा एल, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई F L। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, F1 पे, तो मैंने यहाँ F1 लिखा, यहाँ ओमेगा 1 और ये L1, फिर 2 पाई एज इट इज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 149.2, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी है 0.1, तो यहाँ हमने लिखा 0.1। सॉल्व किया तो ये आपके पास आ रहा है 93.75। इसके बाद में तो हमें तो इम्पेडेंस निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, F0 पे जो इम्पेडेंस है उसको Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। F1 पे है उसको Z1 नाम दे देते हैं, F2 है उस पर Z2। तो हमारा Z1 की फॉर्मूला जो प्रॉपर है वो तो यही है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपके पास, एक्सएल हमने ये निकाल लिया, एक्ससी हमने ये निकाल दिया, सारी वैल्यूज हमने पुट की, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये सॉल्व करने पे आएगा 16.28 ओम। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी इतनी है, ये कौन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बिलो वाली, तो जब कितनी बिलो, 10 हर्ट्ज, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 10 हर्ट्ज जब बिलो है तो इम्पेडेंस कितनी है वो हमने ड्राइव कर लिया। अब इसी तरह से मुझे पता करना है F2 पे, तो F2 वाला भी सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, और वैल्यू तो मैं जल्दी से करता हूँ। देखिए XC1 तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, XC2, तो वैल्यू क्या होगी 1/ओमेगा 2C, फिर इक्वल टू में 1/2 पाई F2 इंटू सी। 2 पाई तो कांस्टेंट है, F2 की वैल्यू ये हमने निकाल ली है 169, और C की वैल्यू भी पता है आपको, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ 94.0652। इसी तरह से मुझे क्या निकालना है, क्योंकि ये सब इम्पेडेंस होती हैं तो ये ओम में ही इनकी यूनिट होगी। इसी तरह से अब मुझे निकालना है XL2, फॉर्मूला क्या होगा ओमेगा 2L, दैट मीन्स 2 पाई F2 इंटू एल। फिर से सारी वैल्यू पुट कीजिए, F2 पता है आपको, L भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 106.31 ओम। तो अब Z2 क्या होगा, Z का तो फॉर्मूला वही है हमेशा के लिए कि R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। X इस कंडीशन पे XC और XL ये वैल्यू हैं, R हमेशा आपका फिगर में दिया ही है ऊपर, तो Z2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, ये हो गया था 16.28
ठीक है। हाँ, और ये है 15.81 ओम। अब देखिए आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहाँ 106, यानी कि एक्स C1 अगर बड़ा है तो इसका मतलब वो किस तरह का माना जाएगा, Z1 जो होगा वो हम कह सकते हैं इज कैपेसिटेटिव, क्योंकि वहाँ उसकी वैल्यू बड़ी है, कैपेसिटिव। और यहाँ पे कौन बड़ा है, देखिए इंडक्टर की वैल्यू बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि Z2 इज इंडक्टिव इन नेचर। ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट था, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे तो सिर्फ इतना पूछा गया था कि इम्पेडेंस बतानी है तीन कंडीशन पे, एक रेजोनेंस की कंडीशन पे, एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से 10 हर्ट्ज अबव और एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से 10 हर्ट्ज बिलो। तो हमने कर लिया, तो काफ़ी इजी था ये न्यूमेरिकल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि है कि इन द सर्किट इन दिस फिगर, इस फिगर के अंदर 0.1 हेनरी आपको इंडक्टर दे रखा है। तो लिख लेते हैं पहले जो जो हमें गिवन है। तो गिवन क्या क्या है वो मैंने लिखा कि इंडक्टर यानी कि L कितना है, 0.1 हेनरी। इसके बाद में क्वालिटी, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये पैरेलल वाला दे रखा है, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि पैरेलल वाले में हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूलाज हैं। तो विद कैपेसिटर मतलब RL और यहाँ पे C है। ये बिल्कुल वैसा ही फिगर है जो मैंने आपको अभी टैंक सर्किट का नाम दिया था, यहाँ देखिए ये कैपेसिटर ऊपर है, रेजिस्टेंस ये, और पैरेलल में जुड़े हुए हैं टैंक सर्किट, जिसको नाम उसका अलग से है। तो आगे बढ़ते हैं, L दिया हुआ है, इसके बाद में क्वालिटी वैल्यू दी हुई है हमें 5, पैरेलल जुड़ा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड क्या क्या करना है, नंबर 1 वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि C मतलब कितने का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉइल रेजिस्टेंस मतलब C भी बताना है, कॉइल रेजिस्टेंस R भी बताना है, एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ये, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है पहले से, यानी कि एफ नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 500 हर्ट्ज। ठीक है, तो एल दे दिया है, क्यू और एफ, और हमें सी आर निकालना है। वैसे देखा जाए तो बहुत इजी है, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं बस उन्हीं से काम चलेगा। तो क्यू दे रखा है, तो क्यू का हमें फॉर्मूला पता है, जब पैरेलल केस हो तो मैंने ओमेगा नॉट एल अपॉन में आर लिखाया था, एक बार दिखा भी देता हूँ। जब पैरेलल था तो पैरेलल सर्किट है, तो ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, जब आपके सर्किट में वो दे रखा हो। अच्छा, यहाँ आर और सी का मैंने बता दिया है कि अगर रेजिस्टेंस, और ठीक है तो एक और लिख देते हैं वहीं इसी के आगे कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, जब इंडक्टर और रेजिस्टेंस का केस हो तो ये, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का हो तो ये। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं, ओमेगा नॉट एल अपॉन में आर, क्यू की वैल्यू 5 है, ओमेगा नॉट का मतलब होता है 2 पाई एफ नॉट इन टू एल, जो कि है हमारे पास 0.1 हेनरी, और रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो 5 इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट की वैल्यू हमें 500 दी गई है, इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई आर। सॉल्व कीजिए अपने आप। तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 पाई ओम लिखा हुआ है, तो मैंने उसी को पेश कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी के साथ साथ और क्या क्या पूछना था, मतलब इनको आर हमने बता दिया, अब सी निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास जो फिक्स है कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। हो सकता है आप सोच रहे हैं ये कैसे आया, तो देखो एफ नॉट का फॉर्मूला क्या था एग्जैक्टली, वो ये था 1 अपॉन, चाहे कोई भी आपके पास एफ नॉट की वैल्यू है, जैसे 1 अपॉन में 2 पाई रूट एल सी, ठीक है। तो ये 2 पाई लेफ्ट साइड में लेके आइए, 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो अगर दोनों साइड का मैं स्क्वायर करूं तो ये बन जाएगा 2 पाई एफ नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, और ये क्या है ओमेगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो इस वजह से ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू है, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ नॉट
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल की वैल्यू 0.1 है इंटू सी की वैल्यू निकालनी है और एफ नॉट क्या है 500। तो फिर से वही देखिए इसी तरह से बन गया सेम, यहाँ सारी वैल्यू पता थी और आर हमने निकाल लिया, यहाँ पे हमें एफ नॉट पता है जो कि 500 है और सी निकालना है, तो अपने आप कीजिए। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, सी की वैल्यू 0.1 माइक्रो फेरड। तो ये आपका आंसर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ है कि एक LCR सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि आपके पास 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने लिखा कि क्या क्या गिवन है, 50 ओम का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस कितनी है, इंडक्टर 0.2 हेनरी, ठीक है। कैपेसिटर कितना है 10 माइक्रोफेरड, तो उसको मैं सॉल्व करके 10 की पावर -5 फेरड लिख सकता हूँ। फिर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, तो ये आपका V दे रखा है जो कि है 20 वोल्ट का, ठीक है। इसको हम V नॉट कह सकते हैं। डिटरमाइन द, अब क्या क्या फाइंड करना है वो लिख लेता हूँ मैं साइड में। डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि F नॉट, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड, फाइंड Q फैक्टर, ये भी इजी है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। कंप्यूट द लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, ये भी पता है, यानी F1 पता करना है और F2 पता करना है। ऑल्सो फाइंड द बैंडविड्थ, तो देखा जाए तो हमारे पास लगभग इसमें जितने भी सीरीज के फॉर्मूले हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सब पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो फॉर्मूला सेम रहता है, दैट इज 1/2 पाई रूट के अंदर LC। तो जो जो वैल्यू हैं वो गिवन पुट कर दीजिए यहाँ, 2 पाई रूट एल की जगह 0.2 और सी की जगह 10⁻⁻⁵। इसको सॉल्व किया तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 112.5 हर्ट्ज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये उसी तरह से सीरीज में भी यही रहता है और पैरेलल में भी यही ω/L/R, जो अभी अभी यहाँ पे भी यूज़ किया था हमने, ठीक है। मतलब ये सेम ही रहता है। तो ω/L/R, अब देखिए आपके पास ओमेगा निकालने के लिए क्या तरीका है, 2 पाई F नॉट इंटू L/R। अब देखिए आपके पास 2 पाई तो कांस्टेंट है, F नॉट यहाँ से मिल जाएगा, L क्वेश्चन में गिवन है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, सारी वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 2.83। थर्ड पॉइंट पे हमें पता करना था लोअर फ्रीक्वेंसी यानी F1। तो क्या फॉर्मूला था कि F नॉट माइनस, मैंने क्या सिखाया था कि F नॉट में से, जैसे ऐसे ग्राफ था ना इसका, इस तरह से, तो ये पीक वैल्यू थी और इधर मुझे सपोज F1 निकालना था, तो बैंडविड्थ कितनी होती थी R/2πL टोटल। तो मैंने कहा था ये F नॉट है तो इधर वाला हिस्सा निकालना है पीछे, तो हम पूरे F नॉट में से क्या करेंगे, इसका हाफ माइनस कर देंगे, यानी कि R/4πL। तो आपके पास F नॉट भी गिवन है, मतलब हमने निकाल लिया है फर्स्ट पार्ट में, रेजिस्टेंस भी गिवन है, L भी गिवन है, तो यहाँ पुट कीजिए सारी वैल्यू, तो आपके पास आएगा 92.6 हर्ट्ज। इसी तरह से हमें जैसे F2 पता करना है तो वो भी सेम फॉर्मूला था कि जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है यानी F नॉट, उसमें ऐड कर दीजिए क्या, ये वाला आगे वाले पार्ट का 1/2 पार्ट, आधा, तो यानी कि R/4πL। वैल्यू सारी अवेलेबल हैं आपके पास, F नॉट भी है, R भी है, L भी है, तो पुट करने पे कितना आएगा 132.39 हर्ट्ज। इसके बाद लास्ट में पूछा गया था बैंडविड्थ, तो वो तो बहुत ही इजी है। बैंडविड्थ का सिंपल मीनिंग है कि जो भी टोटल, मतलब जो अभी ग्राफ बनाया था उसमें टोटल डिफरेंस, तो F2 माइनस F1। F2 कितना है 132.39 हर्ट्ज माइनस F1 कितना है 92.6 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास 39.79 हर्ट्ज आंसर। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करने, मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा और बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं है, इजी इजी हैं, तो इनको आप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।